हेलो दोस्तों, मैं इश्तियाक हुसैन श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक मज़ेदार कहानी से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखना दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट हाउस में एक आदमी को मौत की सज़ा सुनाई गई। तो जब उसको मौत की सज़ा सुनाई गई, हालांकि उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, बाद में उन लोगों ने उसमें एक चेंजिंग की। क्या किया उन लोगों ने? उन्होंने सोचा इसको मरना तो है ही, तो इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने उस आदमी को फांसी देने के बजाय उसको जहरीले सांप से डसवाने की सोचा। तो जहरीले सांप से डसवाने के लिए उसको बोल दिया, भाई तेरे को मरना ही है, तेरे को फांसी नहीं देंगे तो तुझे जहरीले सांप से डसवाएंगे। वो आदमी भी बेचारे को मरना था, ये कैसे भी मारो। क्या किया गया, उसके एक जगह पर ले जाया गया और उसके सामने एक जहरीला सांप लाया गया। सांप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, फिर उसके मुंह के ऊपर क्या कर दिया गया, कपड़ा बांध दिया गया। अब उसको तो ये लग रहा था कि सांप उसके सामने आ रहा है, और धीरे धीरे सांप हकीकत में आ भी रहा था। जहरीला सांप धीरे धीरे उसके पास आया, और जैसे ही पास आकर के सांप काटने लगा, उस सांप को वहां से हटा दिया और 2 सुइयां जोरदार तरीके से उसके हाथ पर चुभो दी गई। तो जैसे ही सुइयां चुभोई, धीरे धीरे वो आदमी हिलने लगा, चक्कर खाने लगा, और 1.5 मिनट के अंदर ही गिर के तड़प के वो मर गया। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो रिपोर्ट में बात सामने आई कि ये उस दर्द की वजह से नहीं मरा जो उस सांप के काटने से या सुई के चुभोने से उसको मिला था, बल्कि उस दर्द के एहसास की वजह से वो मर गया कि मुझे जहरीले सांप ने काटा है, क्योंकि हकीकत में सांप ने नहीं काटा था। तो यहां से हमको ये सीखने को मिलती है कि परिस्थितियां जो होती है ना, वो हमें बर्बाद नहीं करती, परिस्थितियों से पहले मनस्थिति हमें बर्बाद कर देती है। इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो, अपनी मनस्थिति को खराब न होने दे। मनस्थिति को सुधारे, परिस्थितियां अपने आप सुधर जाएगी। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में ब्लड को अच्छे से पढ़ा था, और बायोलॉजी की सारी क्लासें, बायोलॉजी की जो रक्त की सारी क्लासें थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। अब क्या है कि हमें केमिस्ट्री का एक कोर्स चैप्टर पढ़ा, बायो का पढ़ा, अब हमें फिजिक्स का पढ़ना है। लेकिन जो लोग आर्ट्स और कॉमर्स से, उनको इन चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं होता कि साइंस में क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ने होते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। हालांकि आपको भी पता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता। जैसे आपके लिखा होता है जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ना है ये कोई बताता नहीं है ना। तो उसी तरह से मैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हुए कुछ टॉपिक्स हमने तैयार किए हैं। ये हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक जो है, हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। और उसके बाद कौन कौन से टॉपिक आते हैं हम आपको बता देते हैं ना। तो इससे क्या हमारे को एक लगभग सिलेबस का आइडिया मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें इनसे भी कुछ ज़्यादा डिटेल आती है। जैसे कि मान लो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो फिर इन टॉपिक से तो आते हैं, इनके अलावा कुछ टॉपिक कुछ ज़्यादा डिटेल से आते हैं। तो जो टॉपिक हम नॉर्मल एग्जाम में सब में कॉमन होते हैं, उन टॉपिक को पहले पढ़ लेते हैं, और फिर जो डिटेल वाले टॉपिक होंगे उनको अपन बाद में पढ़ेंगे। तो सीधा समझते हैं सिलेबस को। सिलेबस को समझना इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें एग्जाम क्लियर करना है तो हमें सिलेबस का एक्यूरेट पता होना चाहिए। देखो, एक समुंदर के अंदर या एक नदी के अंदर एक आदमी नाव के अंदर बैठा है। अब नाव में बैठा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, किनारा कहाँ है मेरा, किस दिशा में चलना है। सेम कंडीशन होती है अगर आपको सिलेबस नहीं पता, आपके पास बुक्स सारी, क्योंकि सारे तैयारी करते हैं तो बुक्स तो लेके आते हैं। अब बुक्स में तो दुनिया भर की जानकारी होती है। अब हमें यह नहीं पता कि हमारे काम की जानकारी कौन सी है, तो हम सारी बुक्स में पढ़ने में लग जाते हैं, और जो काम की चीज़ें होती हैं उनको छोड़ देते हैं। इसलिए सिलेबस का देख लेते हैं एक बार। साइंस, विज्ञान को 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, यानी रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो हमने सबसे पहले केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था। तो देखो, ये विज्ञान है, इसको अपन 3 कैटेगरी में बांटते हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे कैसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में आता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन, जैसा कि हमने जो सबसे पहला लेक्चर किया था इसी के ऊपर किया था। इसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण से क्वेश्चन आते हैं। हल्की फुल्की जानकारी उस चैप्टर में मैंने दे दी थी, आगे और डिटेल से फिर कभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर और अणु परमाणु के बारे में क्वेश्चन आते हैं। फिर रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे ऑक्सीकरण, अपचयन और विस्थापन, उदासीनीकरण, इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद धातु और अधातु क्या होती है, उपधातु क्या होते हैं, धातु में कौन से गुण होते हैं, अधातु में कौन से गुण, आघात, वर्तन, तन्यता, वो सारे वहां से ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बहुलक, पॉलीमर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखना ईंधन, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन पर भी क्वेश्चन आते हैं। मानव निर्मित पदार्थ, इन पर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीमेंट क्या है या अदर चीजें जो मानव द्वारा बनाई गई उन पर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पदार्थों के व्यापारिक नाम है और रासायनिक सूत्र, जैसे नौसादर क्या है, इस तरह से इसका रासायनिक सूत्र क्या है, धोने का सोडा कौन सा होता है, खाने का सोडा, कास्टिक सोडा, ये सारे इनके सूत्र क्या होते हैं।
बुझाओ चुना, बिना बुझाओ चुना, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो अपन इस टॉपिक में पढ़ लेंगे। इसके बाद एक और मैंने रखा है टॉपिक अन्य महत्वपूर्ण, यानी इनके अलावा भी बहुत सी जगहों से क्वेश्चन आते हैं, तो हम उन चैप्टर्स को डिटेल में नहीं पढ़ सकते क्योंकि इतना सारा हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की जानकारी अन्य के अंदर हम ले लेंगे। ओके, तो ये हमारी केमिस्ट्री का सिलेबस, जिनको स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, सुनना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उसमें अगर आप एवरेज देखो तो जितने क्वेश्चन आपको साइंस के मिल रहे हैं उनमें 75% तो ओनली बायोलॉजी के होते हैं, और 12.5 जो होते हैं ना वो फिजिक्स केमिस्ट्री के होते हैं। यानी कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो कम क्वेश्चन उठते हैं और बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन उठाते हैं। अभी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, आपको खुद को लग जाएगा इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे बायोलॉजी के अंदर टॉपिक रक्त मैंने आपको पढ़ाया, रक्त में कितने क्वेश्चन बन रहे थे आपने देखे थे। रक्त के बाद जैसे बात करें मानव रोग, तो मानव रोग तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ये बीमारी किससे होती है, प्रोटोजोआ वायरस, प्रोटोजोआ विषाणु, जीवाणु, किससे क्या हो रहा है, इसमें कौन सा इंजेक्शन लग रहा है, कौन सी दवाई दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। इसके बाद विटामिन और संतुलित भोजन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, विटामिन के ऊपर भी आते हैं। विटामिन ए का नाम क्या है, इसकी कमी से क्या रोग होते हैं, बी का क्या नाम है, इसकी कमी से कौन सा रोग, इस तरह से सारे आते हैं। इसके बाद पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं ना। इसके बाद देखते हैं अपन पाचन तंत्र, यानी मानव के शरीर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। मानव में सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र की, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी वाला चैप्टर है ना, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद परिसंचरण तंत्र, ये हृदय वाला चैप्टर है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन क्या है, तंत्रिकाएं क्या है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अंतःस्रावी तंत्र यानी ग्रंथियों वाला चैप्टर है ना, तो ग्रंथियों वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। कंकाल तंत्र कौन सा है आपका, जो ये सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, और शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, कंकाल में पसलियां कितनी होती है, इन हड्डियों के नाम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो कंकाल तंत्र से। उसके बाद देखना जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, इससे पटवारी में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और आए हुए भी इसमें क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद देखते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सूक्ष्म जीव लाभकारी और हानिकारक, जैसे सूक्ष्म जीव होता है ना, जैसे दूध में कौन सा होता है, दूध को दही में कैसे बदला जाता है, ये बीमारियां इससे हो रही थी, ये हानिकारक है, ये उर्वरक के रूप में काम आ रहा है, लाभदायक है। इस तरह सूक्ष्म जीव बहुत बार लाभदायक होते हैं, बहुत बार हानिकारक होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद श्वसन एवं किण्वन, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रेस्पिरेशन से। उसके बाद अनुवांशिकी यानी मेंडल वाला चैप्टर, मटर वाला, वो बौने पौधे, लंबे पौधे, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं कोशिका विभाजन, कोशिका से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोशिका विभाजन कैसे होता है, अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पादप आकारिकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी, यहाँ पर जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आलू क्या है, जड़ तना है, शकरकंद क्या है, जड़ तना, इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वो इस चैप्टर से होते हैं। नेक्स्ट डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहीं पर अपन क्रोमोसोम की बात भी कर लेंगे। इसके बाद जंतु जगत का वर्गीकरण है ना, एनिमल टैक्सोनॉमी, यानी कि प्रोटोजोआ से लेकर के आपका यहाँ तक मेमेलिया तक का जो सारा सफर है, सारा किंगडम है, इसका अध्ययन करना होता है। ऑर्थोपोडा में कौन से जीव आते हैं, मोलस्का में कौन से जीव आते हैं, इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन बन के पूछे जाते हैं ना, तो वो इसमें से आ जाएंगे। उसके बाद पादप जगत का वर्गीकरण, यानी कि पादप जगत में जो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, शैवाल वगैरह, इन सारों का जो अध्ययन करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। इसके बाद पादप हार्मोन, यानी ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इस तरह से जो हार्मोन होते हैं पादपों के अंदर, कैसे कौन सा हार्मोन क्या काम कर रहा है, इसका अध्ययन हम यहाँ कर लेंगे। इसके अलावा अन्य, यानी इसके अलावा भी कुछ बच जाते हैं चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन वो पूरे चैप्टर हमारे काम के नहीं है, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हम अदर में पढ़ लेंगे। ओके, तो ये हो गया आपके जीव विज्ञान का पूरा सिलेबस। तो आप क्या करना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, काम आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या चैप्टर है, गति, मोशन, गति के बारे में हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, न्यूटन के गति के नियम, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे न्यूटन के 3 नियम थे, तो इस नियम के अनुप्रयोग क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उष्मा, इस उष्मा वाले चैप्टर में अपन सब कुछ ही पढ़ लेंगे हीट के बारे में। जैसे उष्मा क्या होती है, उष्मा एक तरह की ऊर्जा होती है, उष्मा का संचरण कैसे होता है, पदार्थों का तापीय प्रसार कैसे होता है ना, तो ये सारी चीजें, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार, ये सारी चीजें अपन इसमें देख लेंगे। इसके बाद प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ना है ना, इसमें अपन लेंस के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, और दृष्टि दोष, जैसे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से आ जाएंगे ये। इसके बाद विद्युत धारा, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद फेराडे के नियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये विद्युत धारा में अपन विद्युत सेल के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये भी अपन पढ़ेंगे। इसके बाद चुंबकत्व, यानी चुंबक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और पृथ्वी का चुंबकत्व किस तरह से, इन चीज़ों को अपन यहाँ पर पढ़ लेंगे। इसके बाद अन्य,
अन्य में अपन क्या पढ़ेंगे कि इन चैप्टर्स के अलावा किसी और चैप्टर से भी, जैसे आवेश वगैरह, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन अलग से पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो जो क्वेश्चन मार्केट में चल रहे हैं, उनको अपन इधर देख लेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस लगभग, है ना। एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते, एक्यूरेट तो, लेकिन जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं उनको अपन पढ़ लेंगे अच्छे से। दोस्तों, आपने केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा, बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ा, आज अपन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का एक चैप्टर। कौन सा चैप्टर? सबसे पहला, जैसे आपको इसमें दिख रहा है गति, तो सबसे पहले गति को ही ले लेते हैं। गति, मोशन। देखना दोस्तों, गति क्या होती है। तो गति की सिंपल सी परिभाषा है। क्या होती है गति? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति किसी बिंदु के सापेक्ष परिवर्तित करती है तो उस बिंदु के सापेक्ष गतिक अवस्था में कहलाती है। सुनना दोस्तों, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष यानी समय के साथ किसी बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो उस बिंदु के सापेक्ष वो गतिक अवस्था में कहलाती है। जैसे मान लो कि ये वस्तु यहाँ पर है, मैं कहाँ से देख रहा हूँ? यहाँ से देख रहा हूँ, ये यहाँ पर है पेन। अब थोड़ी देर बाद ये पेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो समय के साथ पेन की स्थिति बदल गई। अब ये यहाँ पर नजर आ रहा है, पहले कब था? पहले कहाँ था? यहाँ पर। तो समय भी बदला और इसकी स्थिति भी बदली, तो हम कह देंगे पेन किस अवस्था में? गतिक अवस्था में। जैसे मान लो यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ फिर भी यहाँ पर है, तो समय के सापेक्ष इस बिंदु से इसकी स्थिति नहीं बदल रही है, तो नहीं बदल रही थी किसमें? गतिक अवस्था में, नहीं विराम अवस्था में। तो आपको गति समझ में आ गई कि समय के सापेक्ष किसी बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति बदलती है तो गतिक अवस्था में, नहीं बदलती तो वो विराम अवस्था में। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं गति के प्रकार। कितने प्रकार की गति होती है? तो गति वैसे तो बहुत सी टाइप की होती है, मेनली इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आती है स्थानांतरी गति, स्थानांतरी गति। दूसरी आती है घूर्णन गति और तीसरी आती है आपकी दोलन गति, जो कंपन वगैरह होता है ना। हाँ, तो स्थानांतरी सिंपल सा आप समझ सकते हो, जैसे पेन ऐसे चल रहा है तो स्थानांतरी गति है ना, और इस तरह से रोटेट हो रहा है, जैसे ये रोटेट हो रहा है तो ये घूर्णन गति है ना, और इस तरह से कंपन कर रहा है तो ये दोलन गति है ना, या फिर ये इस तरह से ये ऐसे हिल रहा है तो ये भी कैसी है? ये दोलन गति है। ओके, तो हमारे सिलेबस में जो होता है वो स्थानांतरी गति है। दोलन गति और घूर्णन गति हमारे सिलेबस में नहीं होते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हमको स्थानांतरी गति डिटेल से पढ़ना होता है। हालांकि घूर्णन गति का अपन हल्का फुल्का आइडिया ले लेंगे, लेकिन बात करते हैं स्थानांतरी गति की। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा स्थानांतरी गति। क्या होती है स्थानांतरी गति? अगर कोई वस्तु स्थानांतरी गति कर रही है तो कैसे पता करेंगे कि ये स्थानांतरी गति कर रहे हैं? उसमें 2 चीजें हमको दिखाई देगी। यदि कोई वस्तु स्थानांतरी गति कर रही है, हालांकि आपने जो छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा कि वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो जाए तो स्थानांतरी, स्थान में अंतर, इसको स्थानांतरी गति कहते हैं। ये छोटी क्लासों की परिभाषा है, इधर से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, अपन कंसेप्ट क्लियर करते हैं। स्थानांतरी गति का कंसेप्ट क्या है समझते हैं। देखना, स्थानांतरी गति क्या होती है। यदि कोई वस्तु स्थानांतरी गति कर रही है तो उसमें 2 चीजें दिखाई देगी। देखना क्या? सबसे पहला, प्रत्येक कण का विस्थापन समान होगा। प्रत्येक कण का क्या होगा? विस्थापन समान होगा। हालांकि विस्थापन क्या अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको हल्का फुल्का तो आइडिया होगा विस्थापन क्या होता है ना, अभी मिल जाएगा आइडिया। देखना कैसे समान होता है, इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। कंसेप्ट समझना, बिना कंसेप्ट के फीलिंग नहीं आती है ना। सुनना, प्रत्येक कण का विस्थापन क्या होता है? समान होता है, जिसको मैं ऐसे समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, आपको ये वस्तु दिखाई दे रही है, इसमें ये रहा इसका बिंदु 1, ये रहा इसका दूसरा बिंदु है ना। अब क्या हुआ, ये वस्तु यहां से चली और इधर से ये रास्ता तय करके यहां तक आ गई, इधर से तय करके मान लो ये यहां तक आ गई, इस जगह पे ये वस्तु इस जगह पे आ गई। ओके, तो ये वाला कण अब कहां पर पहुंच गया? यहां पर, और ये वाला कण कहां पर पहुंच गया? यहां पर। अब अपन बात करें कि भैया वस्तु ने स्थानांतरी गति कर ली, कैसे पता करेंगे? तो स्थानांतरी गति का पता ऐसे चलता है कि प्रत्येक कण का विस्थापन क्या होता है? समान। इस कण को आप देखो तो ये कण इतना चला, और इस कण को देखो तो ये कण इतना चला। मान लो ये S1 विस्थापन चला और ये S2 विस्थापन चला, तो यहां पर स्थानांतरी गति कब बोलेंगे? जब S1 विस्थापन जो होगा बराबर होगा S2 विस्थापन के, यानी प्रत्येक कण का विस्थापन समान होगा। समझना, जैसे यहाँ पर पेन है, ये पेन यहाँ से चल करके यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ये कण जितना चला हो उतना ही ये कण चला है, तब इस गति को कौन सी बोलेंगे? स्थानांतरी गति। हालांकि ऐसे भी चल सकता है, ऐसे चला तो ये कण तो ज्यादा चल गया और ये कण कम चला, क्योंकि इसकी स्थिति वो की वही है, तो ये कण कम चला, इसका मतलब स्थानांतरी नहीं, ये घूर्णन गति हो जाएगी, है ना। तो समझ में आ रहा है यहाँ से कि स्थानांतरी गति किसको बोलेंगे? कि प्रत्येक कण का विस्थापन समान समय अंतराल में समान हो। हालांकि इसमें समान समय अंतराल नहीं लिखा, लेकिन समझने की बात है, समय अंतराल भी कैसा होना चाहिए? समान। यह नहीं कि ये वाला S1 तो पहले पहुंच गया और S2 देर से पहुंचा, तो भी ये जो स्थानांतरी गति नहीं होगी। ओके, समान समय अंतराल में विस्थापन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये हो गई स्थानांतरी गति। नेक्स्ट अपन बात करते दूसरा क्या होता है इसके अंदर। देखना, दूसरा परिवर्तन क्या होता है इसमें? वस्तु से संबंधित तंत्र का विन्यास मुख्य सापेक्ष तंत्र के सापेक्ष अपरिवर्तित रहता है। समझने लायक बात है, कैसे क्या है, ये चीज थोड़ी भारी पड़ेगी समझना। स्थानांतरी गति में जो सापेक्ष तंत्र होता है मुख्य, उसके सापेक्ष
वस्तु का जो तंत्र होता है, जड़त्व तंत्र, वो चेंज नहीं होता है। कैसे चेंज नहीं होता समझते इस बात को। जैसे मान लो ये वस्तु है इस जगह पर, ओके। हाँ, अब क्या करते हैं फिजिक्स में अपन कल्पना करते हैं भौतिक विज्ञान में, जैसे एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, एक जेड अक्ष होता है। ऐसे सुने होंगे आपने, अक्ष छोटी क्लास में पढ़े होंगे। जैसे मान लिया ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ये काल्पनिक अक्ष है। तो ये जो अक्ष अपन ने माने ये होगा इनका मुख्य अक्ष, मुख्य सापेक्ष तंत्र हो गए। अब ये मुख्य सापेक्ष तंत्र में अपन इस वस्तु की बात करें, इस वस्तु की अपन बात करें तो देखना इस वस्तु के लिए यहां पर अपन बात करें तो ये वाला जो अक्ष होगा ये एक्स अक्ष होगा, ये वाला जो एक्स क्या वाई अक्ष होगा, ये वाला जो अक्ष होगा वाई अक्ष होगा, ये एक्स अक्ष होगा और ये वाला अक्ष क्या होगा जेड अक्ष होगा, मुख्य सापेक्ष तंत्र के सापेक्ष। अब देखना ये जो होगा, ये वस्तु गति करके यहां से अगर यहां पर आ गई तो अगर ये वस्तु यहां से यहां पर गति कर रही है, अब क्या होगा, अभी भी अपन बात करें तो ये वाला अक्ष जो होगा इसके लिए एक्स अक्ष होगा, ये वाला अक्ष इसके लिए वाई अक्ष होगा और ये वाला इसके लिए जेड अक्ष होगा, है ना। अच्छा, आप सोच सकते हो इसको ऊपर वाले को वाई क्यों नहीं माना, इसको एक्स क्यों नहीं माना। तो ये अपन मान के चलते हैं ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि ऊपर वाला वाई होगा नीचे वाला एक्स होगा। ये अपने हिसाब से कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं ना, यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है। तो यहाँ पर देखना कि मुख्य सापेक्ष तंत्र जो था उसके सापेक्ष इसकी कोई स्थिति परिवर्तित नहीं हुई। पहले जैसे इसको एक्स अक्ष मान लिया तो वस्तु यहाँ से यहाँ तक गति करके आ गई, तो अभी भी ये अक्ष कौन सी है, एक्स अक्ष। पहले इस अक्ष को वाई अक्ष माना है ना, जैसे ये अक्ष को वाई अक्ष माना, अब ये वस्तु गति करके यहाँ तक आ गई तो अभी ये अक्ष कौन सी है, वाई अक्ष। पहले जैसे वस्तु यहाँ पर थी, इस अक्ष को अपन जेड अक्ष मान रहे थे, अब ये वस्तु गति करके यहाँ पर आ गई तो अभी ये अक्ष कौन सी है, जेड अक्ष। यानी कि इसका जो सापेक्ष तंत्र है मुख्य, वो चेंज नहीं हुआ। तो स्थानांतरित गति में दो बातें याद रख सकते हैं। क्या, स्थानांतरित गति वस्तु की कब होगी, जब वस्तु के प्रत्येक कण का विस्थापन समान समय अंतराल में समान हो और दूसरा वस्तु का जो मुख्य सापेक्ष तंत्र है वो परिवर्तित न हो। अब आपको लग रहा हो परिवर्तित कैसे होता है, तो भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। घूर्णन गति समझते हैं इसके लिए, तो सुनना, इसके लिए अपन घूर्णन गति समझते हैं। घूर्णन गति क्या, कैसे डिफाइन करते हैं घूर्णन गति को, कि घूर्णन गति वैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते हो, जो घूम रही है वो घूर्णन गति है ना, लेकिन इसका कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या है घूर्णन गति का, कि यदि कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो उसमें भी दो चीजें होगी। कैसे पता चलेगा घूर्णन गति, पहली, प्रत्येक कण का विस्थापन समान समय अंतराल में समान नहीं होगा, यानी प्रत्येक कण का विस्थापन क्या होगा, अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, छड़ है मान लो इस तरह से, अब ये छड़ जो है जैसे ऐसे, तो इसको अपन पहले तो स्थानांतरित गति करा रहे थे और क्या बोल रहे थे, प्रत्येक कण का समान समय अंतराल में विस्थापन समान है। अब अपन इसको स्थानांतरित गति नहीं कराते बल्कि इसको घूर्णन गति कराते हैं। तो घूर्णन गति कैसे, ऐसे। तो घूर्णन गति कराने के लिए एक बिंदु तो स्थिर कर देते हैं, दूसरे बिंदु को घुमाते हैं। तो यहाँ पर इसका एक जो सिरा है, इस एक सिरे को अपन क्या करते हैं, किलकित कर देते हैं, यहाँ पर कील लगा दी इसके, है ना, और फिर इसको ऐसे घुमाते हैं। तो ऐसे घुमाते हैं तो एक छड़ कहाँ पर आ जाती है, इस तरह से ऐसे आ जाती है, ये छड़ इस तरह से ऐसे आ जाती है। तो ये छड़ इस तरह से ऐसे आ गई। यहाँ पर अब देखना, ये मान लो कोई कण है, ये कण कहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर, और यहाँ पर कोई कण था वो कहाँ पर पहुंच गया, अब यहाँ पर। अपन देखते हैं ये कण ये चला S1 विस्थापन तय किया, कितना विस्थापन तय किया इसने, S1, और इसने कितना विस्थापन तय किया, S1 और S2। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि S1 विस्थापन S2 विस्थापन के बराबर है? नहीं भैया, यहाँ पर जो S1 विस्थापन है ये S2 विस्थापन के बराबर नहीं है, यानी कि दोनों कणों का विस्थापन अलग अलग है। जबकि पिछली बार हमने क्या देखा था स्थानांतरित गति में, कि स्थानांतरित गति में दोनों कणों का जो विस्थापन था वो विस्थापन क्या था, समान था, लेकिन घूर्णन गति में दोनों कणों का विस्थापन क्या है, अलग अलग। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, घूर्णन गति और स्थानांतरित गति में अंतर समझ में आ रहा है। क्या होती है स्थानांतरित गति, कि प्रत्येक कण का विस्थापन समान समय अंतराल में समान हो, लेकिन घूर्णन गति में प्रत्येक कण का विस्थापन समान समय अंतराल में समान नहीं होता। जो इस मुख्य अक्ष जो होगी, किलकित बिंदु जो होगा, उससे जितना दूरी पर होगा उसका विस्थापन उतना ज्यादा होगा, और जो जितना पास होगा उसका विस्थापन इतना कम होगा। आपको दिख रहा है ना, इस मुख्य किलकित बिंदु के पास में S2 वाला कण था, है ना, तो इसका विस्थापन कम है, और यहाँ पर S1 वाला जो है इससे दूर है, तो इसका विस्थापन क्या है, ज्यादा है। तो मुख्य किलकित बिंदु से जितनी दूरी पर होगा कण उसका विस्थापन ज्यादा होगा, जितना पास होगा उसका विस्थापन कम होगा। पहला परिवर्तन तो ये हो गया। दूसरा परिवर्तन क्या है, पहली बात तो ये होगी, दूसरी बात क्या ऐसे पता चलेगी, वस्तु से संबंधित तंत्र का विन्यास मुख्य सापेक्ष तंत्र के सापेक्ष परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होता है समझते हैं इस बात को। हाँ, थोड़ी भारी पड़ रही बात समझना। पहले क्या हो रहा था, वस्तु जब स्थानांतरित गति कर रहा था तो उसका मुख्य सापेक्ष तंत्र चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
कैसे समझते हैं देखना। जैसे मान लो ये मान लिया ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। तो मान लो कोई छड़ है, जैसे ये वाली छड़ इस तरह से। पहले तो हमने इसको स्थानांतरी गति कराई थी, लेकिन अब इसको स्थानांतरी नहीं कराते बल्कि इसको घूर्णन गति कराते हैं। तो यहाँ पर इसके एक बिंदु को किलकित कर दिया। अभी इस छड़ को अपन घुमा देते हैं, ऐसे किलकित कर दिया, इसको क्या कर देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं। तो ये घूम गई छड़, घूम करके इस तरह से आ गई। अब इसकी बात करें, जब पहले कैसी थी ये छड़, पहले जिस कंडीशन में थी उस समय ये वाला अक्ष कौन सा था इस छड़ के लिए, x अक्ष था। ये वाला अक्ष कौन सा था, y अक्ष था। और ये वाला अक्ष कौन सा था, z अक्ष था। जब ये छड़ इस तरह से घूम गई, रोटेट हो गई, अब यहाँ पर इस छड़ का जो x अक्ष था वो इधर था, इसका y अक्ष जो था ये इधर था, और इसका z अक्ष है जो इधर है। तो बताओ इसका मुख्य सापेक्ष तंत्र पहले की तुलना में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आ रही बात समझ में? पहले ऐसे थी छड़, अब ऐसे हो गई। तो पहले इसका ये वाला अक्ष x अक्ष था इस छड़ के लिए, और अब इसका ये वाला अक्ष x अक्ष है। तो मुख्य सापेक्ष तंत्र के सापेक्ष जो है इसका जड़त्वीय तंत्र चेंज हो जाता है ना, इसका सापेक्ष तंत्र परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गई अपने घूर्णन गति की बातें। आपको घूर्णन गति समझ में आई, स्थानांतरी गति और घूर्णन गति में अंतर समझ में आया? सिंपल है, बहुत ईजी है। स्थानांतरी गति, प्रत्येक कण का विस्थापन समान समय अंतराल में समान होगा। घूर्णन गति, प्रत्येक कण का विस्थापन समान समय अंतराल में समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। स्थानांतरी गति में जो है आपका सापेक्ष तंत्र चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहता है। घूर्णन गति में सापेक्ष तंत्र चेंज हो जाता है, बहुत ईजी है। इसके बाद अपने को घूर्णन गति तो पढ़नी नहीं है, अपने को डिटेल से कौन सी पढ़नी है, स्थानांतरी गति। तो चलो स्थानांतरी गति की बात कर लेते हैं। स्थानांतरी गति जो होती है, ये स्थानांतरी गति कितने प्रकार की होती है? ये स्थानांतरी गति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति यानी 1D मोशन, द्विविमीय यानी 2D मोशन, और त्रिविमीय यानी कि 3D मोशन। समझते हैं इस चीज को। देखना, एक विमीय किसको कहते हैं? यदि कोई कण गति करता है तो इसके 3 जो निर्देशांक होते हैं ना, x, y, z, तीनों निर्देशांक चेंज ना हो, बल्कि तीनों में केवल एक ही निर्देशांक चेंज हो, उस गति को अपन 1D कहते हैं। 1D, एक विमीय स्थानांतरी गति। जैसे मान लो ये कोई कण है, ये इधर चला, ये यहाँ से इधर चला, और ये कण इधर ही चल रहा है। तो जब ये कण इस दिशा में चल रहा है, मान लिया ये y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये z अक्ष है, तो जब ये कण इधर चल रहा है x अक्ष पर, तो यहाँ पर जो इसके y के निर्देशांक परिवर्तित हो रहे हैं, इसके x के निर्देशांक परिवर्तित हो रहे हैं, y के निर्देशांक परिवर्तित नहीं हो रहे, यानी केवल एक ही प्रकार के निर्देशांक परिवर्तित हो रहे हैं, z में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मान लो ये इधर न चल करके इधर y की तरफ चलता है या z की तरफ चलता, तीनों में से कोई एक निर्देशांक चेंज हो तो वो क्या होगी? 1D मोशन, एक विमीय गति। 2D मोशन, 2D मोशन में क्या होता है कि कोई कण गति करता है तो उसके 2 निर्देशांक, कोई भी 2 निर्देशांक चेंज होते हैं। जैसे मान लो ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया और ये z अक्ष हो गया। तो यहाँ पर जैसे मान लो कण यहाँ पर है, यहाँ से गति की इसने इधर, फिर इधर गति कर रहा है, तो इस तरह से गति करता हुआ कण जा रहा है। जब ये कण इस तरह से जा रहा है तो इसके x के निर्देशांक भी चेंज हो रहे हैं और y के निर्देशांक भी चेंज हो रहे हैं। तो जब दोनों ही निर्देशांक चेंज हो रहे हैं ना, तो दोनों निर्देशांक चेंज होने को अपन क्या कहेंगे कि ये 2D मोशन है। 3D की बात करते हैं। 3D समझना थोड़ा सा आपको 3D में सोचना पड़ेगा 3D समझने के लिए। चलो सोचते हैं 3D में। हालांकि ये देखो, ये मान लो एक घनाकार कमरा है ना, तो 3D मोशन क्या होता है कि जिसमें तीनों निर्देशांक चेंज हो, x भी चेंज हो, y भी चेंज हो और z भी चेंज हो। तीनों निर्देशांक चेंज हो तो कैसे हो? जैसे मान लो इसको आप कमरा मानो, तो कमरे के इस कोने से इस कोने तक अगर कोई कण आता है, इस तरह की गति, यानी कि कमरे के इस कोने से सामने वाले विकर्ण जो होता है ना, विकर्ण, सामने वाले विकर्ण पर इस तरह से गति हो कि तीनों निर्देशांक चेंज हो, तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन त्रिविमीय गति कहेंगे। तो स्थानांतरी गति समझ में आ गई। स्थानांतरी गति 1D कौन सी होती है? केवल एक निर्देशांक चेंज हो। 2D कौन सी होती है? 2 निर्देशांक चेंज हो। और 3D कौन सी होती है? तीनों निर्देशांक चेंज हो। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु सरल रेखा पर गति कर रही है तो बताइए यह गति, ऑप्शन नंबर 1 एक विमीय गति है, ऑप्शन नंबर 2 द्विविमीय गति है, और ऑप्शन नंबर 3 त्रिविमीय गति है, और ऑप्शन नंबर 4 तीनों संभव है। कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा कि वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपकी पहली पसंद क्या होगी? एक विमीय गति। ये आपको लगता है, और जब भी आपको ऐसा लगता है गलत ही लगता है, ऐसा ही नहीं है भैया, ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि वस्तु अगर सरल रेखा में गति कर रही है तो एक विमीय भी हो सकती है, द्विविमीय भी हो सकती है और त्रिविमीय भी हो सकती है। अपन कह नहीं सकते, तीनों हो सकती है। जैसे देखना, इसलिए मैंने मिटाई नहीं डायग्राम। देखना जैसे इसमें
यहाँ पर सरल रेखा एक नहीं है, सरल रेखा में गति कर रही है, तो सरल रेखा में एक विमीय गति हो रही है, ये भी सरल रेखा में गति कर रही है, द्विविमीय गति हो रही है, ये भी सरल रेखा में गति कर रही है, इस कोने से इस कोने तक तो भी त्रिविमीय गति हो रही है। यानी वस्तु अगर सरल रेखा में गति करती है तो एक विमीय भी हो सकती है, द्विविमीय भी हो सकती है और त्रिविमीय भी हो सकती है। दोस्तों ये थी गति की पहली क्लास। आगे की क्लासों में हम पथ का समीकरण और चाल, विस्थापन, दूरी, इन सारों की चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। आप इन चीज़ों को तभी याद कर पाएंगे तब आप इनको, जब तक कि आप इनको अच्छे से रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।